क्या हम हमेशा ही इतने गरीब रहेंगे? नंदू, तू परेशान मत हो, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक गरीब माँ कौशल्या अपने 2 बच्चों नंदू और शीतल के साथ एक झोपड़पट्टी में रहती थी, जो कि दूसरों के घरों में काम करके अपना जीवन बसर किया करती थी। तभी एक रोज उसे काम पर जाने में लेट हो गया। मैंने तुझे कल ही बता दिया था कि मेरे मेहमान आने वाले हैं और तूने आने में लेट कर दिया। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे छोटे बेटे नंदू की तबीयत खराब थी, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया आने में। तेरा बेटा जिंदा रहे या मर जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तुम लोग काम को भगवान नहीं मानते हो, इसीलिए तो गरीब हो। मालकिन के इतना बोलते ही कौशल्या को गुस्सा आया और उनकी नौकरी पर लात मारकर वो वापस आ गई। रुक जा, कहाँ जा रही है तू? ठीक है, जा, तेरा 1 महीने का पगार बाकी है ना, वो तो लेने आएगी ही, तब बताती हूँ। अकड़ बहुत आ गई है ना तुझमें। मालकिन पीछे से चिल्लाती रही, लेकिन कौशल्या ने मुड़कर दोबारा पीछे नहीं देखा और सीधा अपने घर वापस आ गई। क्या हुआ माँ, आज आप जल्दी आ गई? कौशल्या ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। हाँ बेटा, आज ज्यादा काम नहीं था इसलिए वापस आ गई, और वैसे भी वहां से मैंने काम छोड़ दिया है क्योंकि वो लोग ज्यादा पैसे नहीं देते थे। मैं कुछ ही दिनों में दूसरी जगह काम ढूंढ लूंगी। माँ, हमारे घर के बाहर से बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हुए दिखाई देते हैं। वो सब लोग आपस में यही बातें करते हैं कि पढ़ लिख कर पुलिस ऑफिसर बनेंगे, तो मेरा भी पुलिस ऑफिसर बनने का मन करता है। हमें आप पढ़ाती क्यों नहीं हो माँ? उसकी बड़ी बहन शीतल नंदू से थोड़ी बड़ी थी, इसीलिए उसने कहा, नंदू तुझे पता है ना हमारी माँ हमारे लिए कितनी मेहनत करती है। हम लोग किसी तरह जिंदा हैं, ये क्या कम है? तुम लोग चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई मैं शुरू कर दूंगी, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। कौशल्या ने नंदू को दवा खिलाई क्योंकि उसे थोड़ा बहुत बुखार था। उसके बाद खाना पीना बनाकर वो शाम को काम ढूंढने निकल गई। तुम तो वही हो ना जो हमारे पड़ोस वाले घर में काम किया करती थी? हाँ मालकिन, मैं वही हूँ। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकती क्योंकि उन्होंने मना किया है। इस मोहल्ले में तुम्हें किसी घर में काम नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारी पुरानी मालकिन ने सबको मना कर रखा है। कौशल्या ने कई दुकानों, कई मकानों में काम ढूंढा पर उसे कहीं काम नहीं मिला। थक हार कर वो रात में घर वापस आ गई, बच्चों को खाना खिलाया और सुबह फिर से काम ढूंढने निकल गई। दीदी, हमारी माँ रोज रोज काम ढूंढने जाती हैं, पर लगता है उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा है। क्यों ना हम लोग भी काम ढूंढने चलें? अरे नहीं नंदू, अगर माँ को पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। अरे माँ को कुछ नहीं पता चलेगा, माँ तो काम ढूंढने गई है और शाम तक ही वापस आएंगी। तब तक हम भी कहीं काम ढूंढने चलते हैं। लेकिन हमें काम कौन देगा नंदू? दीदी, हमारे घर के सामने हर सुबह जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें से एक मेरा दोस्त बन गया है। उसका नाम है धीरज। मैंने उससे बात कर ली है, उसके स्कूल में हमें साफ सफाई का काम मिल सकता है। नंदू, तूने पहली बार कोई ढंग की बात कही। स्कूल में काम करने में कोई बुराई भी नहीं है, वहाँ पर छुप छुप कर हम लोग थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी कर लिया करेंगे। तो इस तरह से माँ के बाहर जाने के बाद 10 साल का नंदू और 12 साल की शीतल काम ढूंढने के लिए धीरज के स्कूल पहुंच गए। जब तक वो लोग पहुंचे तब तक छुट्टी हो चुकी थी, इसीलिए धीरज उन्हें स्कूल के बाहर ही मिल गया। अरे नंदू, तू तो सच में आ गया। हाँ, तो क्या मैं मजाक कर रहा था? ये मेरी दीदी है शीतल, इन्हें भी यहीं पर काम करना है। ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं स्कूल के मैनेजर से तुम लोगों की बात करवा देता हूँ। धीरज उन लोगों को लेकर स्कूल के मैनेजर के पास चला गया। अरे बच्चों, तुम लोगों की तो पढ़ने लिखने की उम्र है। इस उम्र में अगर मैंने तुम्हें काम दे दिया तो मैं फंस जाऊंगा। सर जी, हम लोग बहुत गरीब हैं, मेरे पिताजी नहीं रहे। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करके हमें किसी तरह पालती थी, लेकिन उन्हें भी बहुत दिनों से काम नहीं मिल रहा। वो काम ढूंढने के लिए जब इधर उधर बाहर चली जाती हैं, तब हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग भी कहीं काम ढूंढ लेते हैं ताकि माँ की थोड़ी मदद कर सकें। नंदू और शीतल ने अपनी जिंदगी की सारी बातें उस मैनेजर को बता दी। मैनेजर बहुत अच्छे स्वभाव का था, इसीलिए उसे उन दोनों पर तरस आ गया। ठीक है, अगर तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुम दोनों को तुम्हारे ही लायक काम देता हूँ। कम से कम इसी बहाने किसी गरीब की मदद हो जाएगी मेरे हाथों। शीतल, तुम्हारा काम इतना रहेगा कि सुबह 8 बजे घंटी बजानी है, फिर लंच 10:30 बजे होता है तो उस समय घंटी बजानी है, फिर 1:30 बजे छुट्टी होती है तो 1:30 बजे घंटी बजानी है। बस इतना ही काम करना है। इस काम के मैं तुम्हें हर महीने 3000 रुपए दे दूंगा। और मुझे क्या करना होगा सर जी? बेटा, तुम छुट्टी होने के बाद हर क्लासरूम में अच्छे तरीके से सारी बेंचेस ठीक करके झाड़ू लगा दिया करना, और मैं तुम्हें भी 3000 रुपए दे दूंगा। नंदू और शीतल उस दिन बहुत खुश हुए। उन लोगों ने मैनेजर साहब को धन्यवाद किया और वापस अपने घर आ गए। क्या बात है बच्चों, आज तुम दोनों बहुत खुश लग रहे हो।
ऐसे ही हमेशा खुश रहा करो। हाँ माँ। वैसे माँ, आप कल कितने बजे काम पर जाओगे? आपको कहीं काम मिला या नहीं? हाँ, तुम लोग परेशान मत हो, मुझे काम मिल गया है। अब मुझे लोगों के घरों में काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे बच्चों की जिम्मेदारी मिली है। वैसे माँ, कल आप कितने बजे काम पर जाओगी? ये तुम लोगों को अचानक क्या हो गया है? माँ, आप नंदू को तो जानती हो, ये हमेशा कुछ न कुछ तो बोला ही करता है। बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या बात है शीतल, हर बार तो तुम मेरी तरफदारी किया करती थी, आज अपने भाई की तरफदारी करने लगी। वैसे मैं सुबह 6 बजे ही काम पर निकल जाया करूंगी, क्योंकि बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, फिर उन्हें स्कूल भेजना पड़ेगा, यही सब काम है। ठीक है माँ, अब हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना है। कौशल्या का काम भी उसी स्कूल में लगा था जिस स्कूल में नंदू और शीतल अपने काम के लिए बात करके आए थे। कौशल्या को उस स्कूल में आया का काम मिला था। दीदी, माँ चली गई है, जल्दी से तैयार होकर काम पर चलते हैं। नंदू और शीतल 7 बजे स्कूल पहुंच गए। उसकी माँ भी उसी स्कूल में मौजूद थी, लेकिन वो छोटे बच्चों की क्लास में थी। वहीं दूसरी तरफ शीतल उसी जगह खड़ी थी जहां पर घंटी बजाई जाती है। नंदू भी वहीं खड़ा हो गया, क्योंकि उसका काम तो छुट्टी के बाद का था। 8 बज चुके हैं, अब घंटी बजा देती हूँ। कौशल्या सभी छोटे बच्चों को प्रार्थना के लिए लाइन में खड़ी कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ शीतल ने घंटी बजा दी। इसके बाद कौशल्या किसी दूसरे स्कूल भी चली गई, क्योंकि दूसरे स्कूल का टाइम थोड़ा लेट था, इसलिए उसने 2 जगह काम पकड़ रखा था। दीदी, छुट्टी होने वाली है तो घंटी बजा दो, मैं क्लासरूम में जाकर अपना काम करने की तैयारी करता हूँ। ठीक है नंदू, जाओ जल्दी से काम खत्म करो, फिर हमें घर भी पहुंचना है, माँ के घर पहुंचने से पहले। शीतल ने घंटी बजा दी और स्कूल की छुट्टी हो गई। लेकिन तभी छुट्टी के टाइम कौशल्या भी वहां पर आ गई, क्योंकि छोटे बच्चों को अब उसे घर छोड़ने भी जाना था। नंदू क्लास की सभी बेंच ठीक करने लगा, फिर झाड़ू लगाने लगा। सारा काम खत्म करने के बाद वो शीतल के पास आ गया। दीदी, आज का हमारा काम हो गया है, अब चलते हैं घर। ये अब रोज का काम हो गया था। ना ही कौशल्या उस स्कूल में अपने बच्चों को देख पा रही थी, ना ही बच्चे कौशल्या को देख पा रहे थे। 1 महीने बाद नंदू और शीतल को सैलरी मिल गई। दीदी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, काम भी आसान है और पैसा इकट्ठा करके हम लोग भी उसी स्कूल में पढ़ाई शुरू कर देंगे। ये सब चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन कौशल्या बच्चों की क्लासरूम में बच्चों को लेने आई। लेकिन वहीं पर उसने अपने बेटे नंदू को देख लिया, जो कि झाड़ू लगा रहा था। नंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नंदू भी अपनी माँ को देखकर हैरान हो गया। खैर, नंदू ने अब सारी बात अपनी माँ को बता दी। वो लोग मैनेजर के ऑफिस में गए। मैनेजर साहब, 18 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराने का नतीजा आप जानते हैं। बहन जी, आप इन दोनों बच्चों को नहीं जानती। ये दोनों बच्चे बहुत गरीब हैं। इनकी एक विधवा माँ है। इनकी कहानी सुनकर मुझे रोना आ गया। मैं इनसे कोई मेहनत वाला काम नहीं कराता हूँ, पैसे भी अच्छे देता हूँ। अगर आपको लगता है मैं गलत कर रहा हूँ तो जाइए पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए। मैनेजर साहब, ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। जिस विधवा माँ की ये बात कर रहे थे, वो विधवा माँ मैं ही हूँ। ये सुनकर मैनेजर हक्का बक्का रह गया। माँ, मैं आपको इतनी मेहनत करते हुए देखता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ, इसीलिए हमने काम ढूंढा। आपको तकलीफ ना हो इसलिए हमने आपको कुछ नहीं बताया। तुम लोगों की कहानी सुनकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। मेरे भी माँ बाप नहीं थे। मैंने भी खुद काम करके पढ़ाई लिखाई की और मैनेजर बना। आज के बाद तुम दोनों भी इसी स्कूल में पढ़ाई करोगे और तुम दोनों की कोई फीस नहीं लगेगी। तुम दोनों मिलकर सिर्फ स्कूल की घंटी बजा दिया करना, वही हमारी फीस होगी। ये सुनकर कौशल्या का गुस्सा शांत हो गया। अब कौशल्या स्कूल में काम करती और उसके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ाई करते। पढ़ लिखकर शीतल उसी स्कूल की प्रिंसिपल बन गई और नंदू बड़ा होकर एक बहुत ही होनहार पुलिस ऑफिसर बन गया। इस तरीके से अगर हम कभी अपनी जिंदगी में हार ना माने तो अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। अनुराधा के पति का अचानक एक बीमारी से देहांत हो गया। 5 बेटियों की जिम्मेदारी अनुराधा पर आ गई। देख अनुराधा, अब हम तेरा और तेरी बेटियों का बोझ अब और नहीं उठा सकते। इन्हें ले और यहाँ से निकल जा। पर भाभी, मैं इन 5 को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं। माँ बापू भी गांव में चल बसे। इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। विनोद के जाने के बाद आप इतना क्यों बदल गई? बदलना पड़ा। हमारा दिमाग खराब नहीं है जो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ले। अरे, आने वाले समय में तेरी ये 5 बेटियां बड़ी होंगी तो तू तो इनकी शादी की जिम्मेदारी हमारे मत्थे मर देगी। चल निकल यहाँ से। रहम करो भाभी, इतनी रात में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये ऐसे नहीं मानेगी। तू आगे से हट, इसे मैं धक्का देता हूँ। अनुराधा के जेठ जेठानी बड़ी क्रूरता से उसे उसकी बेटियों के साथ सड़क पर धक्का दे देते हैं।
अब मैं इतनी रात में इन पांचों को लेकर कहाँ जाऊं? मेरी मदद करो प्रभु। अनुराधा अपनी पांचों बेटियों का हाथ थामे रात के अंधेरे में सड़क पर चल रही थी। मम्मी, बहुत डर लग रहा है, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, डरो नहीं। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? ताऊ जी ताई जी ने तो घर से निकाल दिया। मम्मी, बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। पूजा, तू इन चारों का ध्यान रख, हाथ पकड़ के रखना, मैं सामने नल से पानी भरकर लाती हूँ। अनुराधा अपनी बेटियों को सड़क के किनारे बिठाकर पानी लेने चली जाती है। तभी एक गुंडा अनुराधा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या बात है, प्यास लगी है क्या? कहो तो हम बुझा दें। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे छोड़ दो। ओए, जब वो कह रही है तो छोड़ क्यों नहीं देता? अब तू इसका कौन है, जो बीच में टांग अड़ाने आ गया? मैं कोई भी हूँ, तुझे इससे क्या? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। वो आदमी गुंडे को मार पीट कर वहां से भगा देता है। शुक्रिया भैया, आज आपने मेरी मदद की। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था बहन। अनुराधा अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है। तभी बहन, इतनी रात में तुम अकेली कहाँ जाओगी? यहीं पास में ही मेरी मौसी का घर है, रात वहां रुक जाना। बच्चियों के साथ अकेले रात में रहना खतरे से खाली नहीं। मम्मी, हम सबको भूख लगी है। चलो आओ, मौसी के घर चलते हैं, वहां सब पेट भर कर खाना। शुक्रिया भैया। वो आदमी अनुराधा और उसकी बेटियों को अपनी मौसी के घर ले जाता है। अरे आओ आओ बेटी, कितनी प्यारी और मासूम बच्चियां हैं। तुम्हारी कहानी सुनकर सचमुच मेरा भी दिल भर आया। कैसे निर्दयी लोगों की दुनिया बनती जा रही है। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से यहाँ जितने दिन चाहे रह सकती हो। मौसी जरा इधर आना, मैं कह रहा था बच्चियों को भूख। मौसी और वो आदमी बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद, माँ, पानी पीना है, तुम यहीं पलंग पर बैठो, मैं लेकर आती हूँ। देखो मुन्नी बाई, बड़ी मुश्किल से ये चिड़िया और इसके चूजे हाथ में आए हैं। तुम्हारे तो दोनों हाथों में चांदी है, तुम अपनी दुकान आराम से चला सकती हो। बात तो तू ठीक कह रहा है, पर इसे शक तो नहीं हुआ ना कि ये कोठे पर लाई गई है और तू इसे और इसकी बेटियों को बेचने के लिए यहाँ लाए है? अरे नहीं मुन्नी बाई, बस अब तुम जल्दी से मेरे पैसे मुझे दो, मैं यहाँ से जाऊं। हाँ, ये आदमी मुझे यहाँ बेचने लाए है? नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अनुराधा कमरे में जाती है। चलो बच्चों, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, वो दरवाजा खुला है, एक एक करके तुम सब वहां से बाहर जाओ, आराम से, वो अंकल देख न पाए। अनुराधा अपनी बेटियों के साथ चुपके से भागती है। तभी उस व्यक्ति की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है। मुन्नी बाई, हमें इन्हें पकड़ना होगा। हे ईश्वर, मेरी मदद करो प्रभु, भागो मेरी बच्चियों, और तेज, हमें इनके हाथ नहीं आना। तभी अनुराधा देखती है सामने हनुमान मंदिर है और वहां घंटियों की आवाज आ रही है। चलो बच्चों, जल्दी से हनुमान मंदिर में चलते हैं, वहां हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब हम लोग इन्हें नहीं पकड़ सकते, ये हनुमान मंदिर में चली गई है। किसी ने हमें वहां देख लिया तो पुजारी और सब लोग हमें पुलिस को पकड़वा देंगे। कैसी किस्मत खराब है, इस सौदा भी हाथ से चला गया है। चलो वापस चलते हैं। हे बजरंगबली, आज आपने मेरी और मेरी बेटियों की जान बचाई, आप धन्य है प्रभु। बजरंग बली तो शरण में आए हर भक्त की मदद करते हैं, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अनुराधा पुजारी जी को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। बेटी, तुम चाहो तो इसी हनुमान मंदिर में रहकर प्रभु की सेवा करो, यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं। पुजारी जी की बात सुनकर अनुराधा को थोड़ी तसल्ली होती है। उस दिन से अनुराधा अपनी पांचों बेटियों के साथ हनुमान मंदिर में ही रहने लगी। अनुराधा और उसकी पांचों बेटियां हनुमान मंदिर की सेवा करती थी। वहां की साफ सफाई, देखभाल, ये सब अनुराधा ही संभालती थी। एक दिन अनुराधा ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मैं सोच रही थी मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने का काम करके थोड़े पैसे कमा लूंगी, ताकि अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर सकूं। ये तो बहुत उत्तम विचार है अनुराधा बेटी, मैं कल ही फूल वाले और पूजा सामग्री वाले की दुकान पर तुम्हें ले चलूंगा। वो तुम्हें उधार पर फूल माला और सामग्री दे देंगे। जो भी कमाई होगी उसमें से तुम उनके पैसे चुकाकर बाकी की कमाई अपने पास रख लेना। ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा।
पुजारी जी अनुराधा को फूल माला और पूजा की सामग्री दिलवा देते हैं। अनुराधा मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने लगी। अनुराधा ने अपनी बेटियों को एक सरकारी स्कूल में डाल दिया। अब उसकी बेटियां पढ़ने जाने लगी थीं। अनुराधा को हनुमान मंदिर में रहते हुए 15 साल बीत गए। अनुराधा की मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा सामग्री की 2 बड़ी दुकानें थीं। मंदिर के पुजारी जी का निधन हो चुका था। अपने जाने से पहले पुजारी जी मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा को सौंप गए थे। अब मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा ही संभालती थी। अनुराधा की 5 बेटियां बड़ी हो चुकी थीं। अनुराधा को शहर में बहुत से लोग जानते थे और उसके अच्छे व्यवहार से सभी परिचित थे। अनुराधा को अपनी 5 बेटियों की शादी के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। हनुमान जी के आशीर्वाद से अनुराधा की 5 बेटियां आज अपने ससुराल में सुखी थीं। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान होते हैं।